नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिश्ते में धोखा बनी घटना पे। बहू, ये मैं कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ। वक्त मिले तो इनमें कॉल और पिंक कर देना। बाजार में बहुत महंगा लगता है और वक्त पर भी नहीं देते। तुम्हें तो समय मिल ही जाता होगा। वैसे भी घर के काम ही कितने होते हैं। बस ध्यान रखना कि धोखे से इन साड़ियों को अपनी साड़ियों से बदल मत लेना, क्योंकि मुझे अपनी चीजें बखूबी याद रहती है। नंदिता जी अपनी बहू पारुल से कहती है। पारुल बोली, राम राम मम्मी जी, मैं क्यों आपके साथ धोखा करूंगी। जहां तक बात रही साड़ियों की, एक साथ 5 साड़ियां आप कब लेकर आई। इतने चटकदार रंग तो आप पहनती भी नहीं है। फिर ये किसी की साड़ियां है जिन्हें आप अपना बात बता रही है। नंदिता जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मेरी मर्जी, मैं सटकादार पहनूं या साधारण, तुम्हें क्या करना है। बस तुम इनमें कॉल और पिंको कर देना। बोलो तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सत्य पर चलना सिखाया हो और मैं अपने मायके से धोखाधड़ी सीख कर आई हूँ। पारुल कुछ कहती उससे पहले नंदिता जी बोली, तुम इस तरह से बात करती हो इसलिए मनु भी मुझसे जुबान लड़ाती है। मैं कह देती हूँ, तुम्हारा तो मेरे घर में निभ गया, तुम्हारी बेटी का क्या होगा ये सोच लो। इतना कहकर वह वहां से चली गई। दोपहर के काम निपटकर पारुल साड़ियों में कॉल और पिंको करने लगी। बेचारी को एक एक पल का आराम नहीं मिलता था। तभी बेटी कॉलेज से लौटकर आई और बोली, मम्मी ये किसी की साड़ियाँ है। पारुल ने पूरी बात बताई तो मनु बोली, मुझे तो लग रहा है कि दादी धोखे से बुआ का काम आपसे करवा रही है। जरूर ये साड़ियाँ बुआ की होगी, उनके पैसे न खर्च हो इसलिए वो आपसे लगवा रही है। पारुल ने कहा, छोड़ो इन बातों को, तुम हाथ मुंह धो लो। कोई एक बार धोखा से अपना काम निकाल ले सकता है, पर बार बार नहीं। मनु वहां से चली गई। जब वह अपने कमरे से लौट रही थी तो उसने नंदिता जी को अपनी बेटी मंजू से बात करते हुए सुना। मंजू तुम चिंता मत करो, तुम्हारी 500 साड़ियों में कॉल और पिंक अब हो जाएगा और तुम्हारा 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बस तुम पारुल को ये मत बताना कि वो साड़ियाँ तुम्हारी है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। मनु पारुल के पास आकर सारी बात बताई। पारुल मुस्कुरा कर उस बातों को टाल गए। मनु बोली, मम्मी आप थकती नहीं है। दादी धोखे से आपसे अपना हर काम करवा देती है। पहले आप में और बुआ में अंतर करती थी, अब आई दिन उनके बच्चे से मेरी तुलना करती है। कभी भी मुझे या आपको प्यार के 2 शब्द नहीं कहती है। क्या धोखे से ही रिश्ते बनते हैं। तभी नंदिता जी कमरे में आई और बोली, राम राम बहू, ये क्या अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा रही हो। इसे जो अपनी बुआ और दादी के लिए अच्छा नहीं सोच सकती, वो दूसरे घर जाकर कैसे बसेगी। नंदिता जी की बातों का मनु ने पुरजोर विरोध किया। नंदिता जी बोली, देखो कैसे जुबान लड़ाने लगी है लड़की। क्या तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं। अगर पता होता कि बचपन में ननिहाल जाने से तुम ऐसी हो जाओगी तो तुम्हारी माँ को मायके में कदम ही नहीं रखने देती। मनु बोली, दादी आप मेरे ननिहाल वालों को बीच में मत लाजिए। मुझे आज भी याद है, आप हमेशा बुआ के बच्चों और मुझे में अंतर करती रही है। मैं तो कहती हूँ, आपने बुआ के सामने कभी मेरी मम्मी से प्यार से 2 शब्द नहीं कहे। क्या ये धोखा नहीं है। नंदिता जी बोली, आने दो, आज तुम्हारे पापा को बताती हूँ कि लड़की कितनी बिगड़ गई है। जरूर ये तो सब तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। पहले तुम्हारे पिता को मेरे खिलाफ भड़काती थी, अब तुम्हें सिखा रही है। मनु कुछ कहती उससे पहले ही पारुल बोली, मनु दादी से इस तरह बात नहीं करते बेटा, जाओ तुम पढ़ो। नंदिता जी बोली, बहू अब रोकने से क्या होगा। बच्चों को तो बचपन में ही संस्कार दिया जाता है। अब तुमने धोखाधड़ी सिखाई है तो वही बोलेगी ही। मनु बोली, यह अच्छा है, उल्टा शोर कोतवाल को डंडे। रिश्तों में धोखाधड़ी आपने की और आप मेरी माँ को कह रही हो। क्या ये साड़ियाँ बुआ की नहीं है।
आपने धोखे से मम्मी से अपनी बेटी का काम करवा रही है और धोखेबाज हमें कह रही हो। आने दो पापा को, मैं भी सारी बात बताऊंगी। इतना कहकर मनु वहां से चली गई। नंदिता जी पारुल को ढूंढने लगी। पारुल बोली, मम्मी वह भी बच्ची है, उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए, पर एक बात जरूर कहूंगी कि आज तक बेटी बहू में अंतर किया वहां तक तो मैंने बर्दाश्त किया, पर बच्चों में अंतर, यह तो सरासर धोखा है। नंदिता जी बोली, ये लो, जब माँ के यह हाल है तो बेटी का क्या होगा। अरे जिस घर में जाएगी अपने माँ बाप को चार बातें सुनाएगी। ससुराल वाले कहेंगे कि ना जाने माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। बचपन की बात अलग थी, पर अब तो थोड़ी जैसी हो गई है। फिर भी इसकी जुबान कितनी लंबी है। नंदिता जी ने अपनी सारी भड़ास पारुल पर निकाल दी और चली गई। अगले दिन मनु कॉलेज के लिए निकल रही थी। उसने जींस पर कुर्ता पहना था और गले में मफलर डालकर जा रही थी। नंदिता जी बोली, ये दुपट्टे की जगह क्या गले में है? कॉलेज जा रही हो या धोखे से फिल्म देखने जा रही हो? अपनी बुआ की लड़की को देखा है कितने ढंग के कपड़े पहनती है। मनु पहले दादी को देखी, फिर अपने पिता प्रभास की तरफ। प्रभास बोले, मनु तुम कॉलेज जाओ, लेट हो जाओगी। मनु वहां से निकल गई। जब प्रभास बोले, माँ वह छोटी बच्ची नहीं है जो आप छोटी छोटी बातों पर उसे टोकती रहती हो। पलटकर जवाब दे देंगी तो आप कहेंगी कि उसकी माँ ने उसे संस्कार नहीं दिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हर बात पर उन्हें नहीं टोकना चाहिए। कल तक आप पारुल और मंजू की तुलना करती थी, अब आप बच्चों की भी तुलना करने लगी। यह अच्छी बात नहीं है। एक रिश्ते के साथ न्याय और दूसरे के साथ धोखा, घर में शांति बनी रहे और पति शांतिपूर्वक अपना काम कर सके, इस वजह से पारुल बहुत कुछ अनदेखा करती थी। कुछ समय बीता, मंजू अपनी मायके आई। बातों बातों में उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपकी नातिन को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, उसमें बहुत पैसा लगेंगे। अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सोचती हूँ पढ़ाने लिखाने की जगह उसकी शादी ही कर दूं। नंदिता जी की बोली, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो भूल मैंने की वो तुम मत करना, वरना जिंदगी भर ससुराल में दूसरे के एहसान के नीचे दबी रहोगी। मंजू बोली, आप ही बताओ क्या मदद कर पाओगी? नंदिता जी बोली, पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे पापा कुछ पैसे फिक्स प्रभा आज के नाम कर दिए थे। ऐसा करती हूँ, किसी बहाने से प्रभास से उसके दस्तखत ले लूंगी, क्योंकि अगर बोलूंगी तब तो वह नहीं देगा। मंजू बोली, हाँ माँ, ये सही रहेगा। दोनों माँ बेटी योजना बना रही थी। अगले दिन प्रभास दफ्तर के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। तभी नंदिता जी आई और बोली, बेटा इस कागज पर जरा दस्तखत कर दो। प्रभास बोला, माँ मैं चश्मा नहीं पहनना हूँ। वह बोली, अरे दस्तखत करने में चश्मे की क्या जरूरत है? मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बाबूजी के कुछ पैसा है तो मनु के नाम कर देती हूँ, तो तुम बस दस्तखत कर दो। उनके बार बार कहने पर प्रभास ने जेब से पेन निकाली। तभी मनु वहां आई और बोली, पापा एक ऐसे कागज पर दस्तखत कर रहे हैं, बिना पढ़े कभी साइन नहीं करना चाहिए। प्रभास ने कहा, देखो अब तुम्हारी दादी तुमसे प्यार करने लगी है, तुम्हारे नाम पर कुछ पैसा जमा कर रही है। मनु ने उस कागज पर नजर दौड़ाई तो मंजू ने झट से उस पर अपना हाथ रख दिया। मनु को शक हुआ। उसने कहा, बुआ अपने घर की चीजों को तो आप छुपाती है, अब हमारे घर में भी छुपाने लगी। और मेरी नजर पापा की तरफ कमजोर नहीं है। कि मनु ने मंजू का हाथ हटाते हुए उस कागज को देखा, फिर बोली, पापा ये तो पोस्ट ऑफिस के कागज है जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है और ये तो आपके नाम से है। प्रभास ने झटपट अपना हाथ धोया और चश्मा पहनकर जैसे ही कागज उसके हाथ आया तो माँ बहन दोनों पर बहुत भड़का। प्रभास बोला, माँ यही काम मैं और आपकी बहू करते
तो अब दुनिया भर की में ढिंढोरा पीटा थी कि बहू बेटे ने एक बूढ़ी माँ के साथ धोखा किया। पर जो आपने किया वो क्या है? पैसे अगर चाहिए थे तो आप कह देती, मैं साइन कर देता। वैसे भी ये पैसा पापा के थे, पर अपने जो किया वह तो रिश्तों के साथ धोखा है। और मंजू, तुम इतने पैसे होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा था? दोनों सर झुकाए खड़ी थी। प्रभास बोला, माँ, आपको पता है कल मेरी जीजाजी से बात हुई थी, वो आपकी नातिन को विदेश भेज रही है। अरे वह तो मनु के लिए भी बात कर रहे थे, परंतु मंजू ने उन्हें रोक लिया। नंदिता जी आश्चर्य से बेटी की तरफ देखने लगी। पारुल बोली, मम्मी जी, कल तक आप मुझ में और दीदी में भेदभाव करती थी, अब अपने बेटे और पोते की भविष्य के साथ भी धोखा करने लगी। इतना कहकर पारुल वहां से चली गई। प्रभास बोला, यह आखिरी बार है जब हमारे घर में इस तरह की घटना हुई है। इसके बाद अगर कभी भी ऐसी घटना होती है तो माँ, एक विनती करूँगा, अगर आपको बेटी पसंद है तो आप उसके साथ जाकर रहिए, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना कहकर वह दफ्तर चला गया और मनु अपने कॉलेज चली गई। मंजू कुछ कहती उससे पहले ही नंदिता जी ने वह कागज उसके हाथ से छीन ली और बोली, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी धोखेबाज है। तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अरे कल को अगर मेरा बेटा मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेगा और मुझे मुखाग्नि भी नहीं देगा तो सोचो, मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। हे भगवान, मेरी बेटी ने यह कैसा मुझसे पाप करवाया। अगले ही दिन मंजू अपना सामान समेटकर अपने घर चली गई। नंदिता जी ने अपने व्यवहार के लिए बेटे बहू से माफी मांगी। पारुल बोली, माँ जी, आप बड़ी है, आप माफी नहीं आशीर्वाद देती हुए अच्छी लगती है, पर जिस रिश्ते में धोखा हो वह रिश्ता लंबा नहीं चलता। कहीं न कहीं दीदी की गलत भावना को अपने बढ़ाया दिया। अच्छा हुआ वक्त रहने पर संभल गए, वरना उनके ससुराल में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो सोचिए हमारी क्या इज्जत रह जाती। नंदिता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और मंजू को भी अपनी गलती समझ में आई। अब कभी भी वह पोते और नातनी में तुलना नहीं करती थी, तो किसी भी रिश्ते में धोखा और अन्याय की गुंजाइश नहीं होती थी। दोस्तों, ऐसी न्यू न्यू कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें डेली न्यू न्यू स्टोरी लाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।